नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक और अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि विपक्षी गठबंधन में उनके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। नीतीश कुमार ने तो इसके लिए सार्वजनिक तौर पर बयान भी दे दिया कि सीटों का बंटवारा जल्द ही किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि मुंबई की बैठक में सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं होगी। इस बैठक में संयोजक और अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, यही बड़ी बात होगी। मतलब कि सीटों के बंटवारे के लिए नीतीश कुमार और दूसरे दलों को अभी और इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि होने वाले विधानसभा के नतीजों के बाद ही कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है। 2023 के अंत तक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। अब तक एक दूसरे के विरोधी रही पार्टियां लोकसभा चुनाव का माहौल देखने के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर सकती हैं। दरअसल आगामी चुनाव के नतीजे पार्टियों को गठबंधन में अपना कद तैयार करने का मौका देंगे और साथ ही अन्य दलों की स्थिति की भी जानकारी दे देंगे। खास बात यह कि नीतीश कुमार जल्दी सीटों के बंटवारे के पक्ष में हैं। वजह ये कि बीतते दिनों के साथ नीतीश कुमार की जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए वे सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। संयोजक पद के लिए विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ा सकता है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसी कई पार्टियों के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। विस्तार की तैयारी कर रहे कई राजनीतिक दलों को गठबंधन के चलते सीमित मौके मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे माहौल बदल सकते हैं। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि बेंगलुरु कॉन्क्लेव के करीब 1.5 महीने के बाद हमारी ये बैठक हो रही है। आदर्श तौर पर हमें मुंबई में अध्यक्ष और संयोजक का चुनाव करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ समितियों और उपसमूहों का ऐलान करना चाहिए और भी ज्यादा गंभीर मुद्दों को बाद में या शायद अगली मीटिंग में उठाया जा सकता है। मुंबई में आयोजित बैठक में विपक्षी गठबंधन समन्वय समिति को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी, सीपीएम, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस के एक नेता को शामिल किया जा सकता है। समिति में कुल 11 सदस्यों को शामिल किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबई में होने वाली बैठक के ठीक पहले अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वे ने विपक्षी दलों को मुश्किल में डाल दिया है। 26 या 28 दलों का गठबंधन इसलिए बना था कि वो बीजेपी और पीएम मोदी को सत्ता से हटा सकें, लेकिन अमेरिका स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर में सर्वे में ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी के बारे में 10 में से 8 भारतीय अच्छी राय रखते हैं। यही नहीं, 71% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में फिर चुनकर आने के लिए मैदान में उतरने वाले पीएम मोदी अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सर्वे में शामिल 10 में से 7 भारतीयों ने माना कि बीते कुछ सालों में भारत का प्रभाव दुनिया पर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ा है। 19% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत की स्थिति कमज़ोर हुई है। 13% लोगों का मानना है कि भारत के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। सर्वे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आया कि राहुल गांधी को 10 में से 6 विपक्ष के नेता के तौर पर उभरता हुआ देख रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर ज़रूरी मेहनत कर रहे हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को निराश करने वाली है, क्योंकि वे खुद को राहुल गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय और काबिल मानकर चल रहे हैं। इसी वजह से विपक्षी गठबंधन में एक नहीं बल्कि 5 पीएम फेस के दावेदार उठकर खड़े हो गए। हालांकि 34% लोग ऐसे भी रहे हैं जो राहुल गांधी की भूमिका से प्रभावित नहीं दिखते। इस सर्वे के तहत भारत और उसके बाहर के लोगों की भी राय ली गई। इससे पता चलता है भारत के अलावा भी कई देशों में पीएम नरेंद्र मोदी को लोग लोकप्रिय नेता मानते हैं। इस सर्वे के नतीजे ऐसे वक्त में आए जब दिल्ली में G20 देशों की समिट होने जा रही है। इसके मुताबिक भारत के बारे में दुनिया के कुल 23 बड़े देशों के लोग सकारात्मक राय रखते हैं। नतीजों के अनुसार
46% वयस्क ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। 34% की राय है वह औसत काम कर रहे हैं। भारत के बारे में सबसे ज्यादा प्यार इजराइल में दिखा। सर्वे के अनुसार 71% इजरायली भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरे में इजराइल और भारत के रिश्ते और बेहतर हुए हैं। भारत के बारे में खास तौर पर केन्या, नाइजीरिया और यूके में अच्छी राय रखने वाले लोगों की अधिकता है। इन देशों के करीब 60% लोग मानते हैं कि भारत अच्छा काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी और पीएम मोदी से जले भुने 28 दल मुंबई में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं ताकि कैसे भगवा ब्रिगेड को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन जिस भगवा ब्रिगेड के खिलाफ पटना से वाया बेंगलुरु ये पार्टियां मुंबई में जुटी हैं, वो भगवा रंग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी कर रहे शिवसेना यूबीटी ने जहां पूरी बैठक को भगवा रंग से पाट दिया। बैठक स्थल का भगवामय स्वरूप ममता बनर्जी से लेकर लेफ्ट और लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक का जायका बिगाड़ने के लिए काफी है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में आने वाली विपक्षी नेताओं के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग वाली जगह के बाहर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। ये झंडे उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाए गए और कहा गया कि हिंदुत्व ही हमारी पहचान है। भारतीय कामगार सेना यूबीटी के सचिव संतोष कदम ने कहा कि हमने मुंबई एयरपोर्ट पर भगवा झंडे लगाए हैं, ये हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारी पहचान है और भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। बाकी बचे हुए गठबंधन के साथी भी इससे सहमत होंगे। तमाम विपक्षी नेताओं के स्वागत वाले पोस्टर्स से मुंबई की सड़कें पटी पड़ी हैं। इन पोस्टर्स पर बोल्ड अक्षरों में जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत लिखा हुआ है। जिन नेताओं के पोस्टर्स लगे हैं उनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। लेकिन पोस्टर भगवा झंडे के तले ही है। माना जा रहा है उद्धव ठाकरे के इस भगवा प्रेम से कई नेता नाराज हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार ममता बनर्जी के बीच मुकाबला है। सूत्रों ने कहा कि संयोजक के पद भी प्रस्तावित किए गए हैं, पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने संयोजक पद का मुद्दा पूरी तरह से सहयोगी दलों की सहमति के ऊपर छोड़ दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन का नया थीम सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इंडिया के पुराना थीम सॉन्ग को खारिज किया गया है। अब एक नया थीम सॉन्ग बनाया जाएगा और ये कई भाषाओं में होगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हम भारत के लोग का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार भले ही ये बयान दे चुके हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार संयोजक पद हथियाने का खेल जमकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने समर्थन में कई विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल कर लिया है। हालांकि कांग्रेस को नीतीश कुमार के खेल की जैसे ही भनक लगी, उसने मीटिंग में एजेंडे में संयोजक के चुनाव को शामिल ही नहीं किया। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने पीएम फेस वाले अपने होर्डिंग भी मुंबई की सड़कों पर लगवा दिए। माना जा रहा है अगर नीतीश कुमार की तरह दूसरे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जाग गईं तो विपक्षी गठबंधन का बंटाधार हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में शामिल 5 नेता संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं, लेकिन लालू यादव ने अंदर खाने इसमें पेंच फंसा दिया है। लालू के विरोध की वजह से ही संयोजक को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव उसी सूरत में नीतीश कुमार को संयोजक के पद पर देखना चाहते हैं कि नीतीश सीएम की कुर्सी खाली करें और दिल्ली रवाना हो जाएं। इसी वजह से गठबंधन का मुख्यालय दिल्ली में बनाने की बात की गई है। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए खाली नहीं करेंगे तब उनका संयोजक बन पाना लगभग नामुमकिन होगा। इसी कथित डील की वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ दिया था। जानकारों का कहना है कि संयोजक के लिए नीतीश के पक्ष में माहौल बन चुका था, लेकिन लालू के एक बयान ने जेडीयू की परेशानी बढ़ा दी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव के वीटो की वजह से ही संयोजक पद के चुनाव का मामला टाल दिया गया। इसके लिए नीतीश कुमार को अपनी शर्त पूरी करनी होगी और सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सहयोगी दलों में सामंजस्य बनाने के लिए गठबंधन के
कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक संयोजक, एक चेयरमैन और 9 सदस्य शामिल होंगे। गठबंधन में एक प्रवक्ताओं की भी कमेटी बनाई जाएगी जो हर मुद्दे पर गठबंधन का एक पक्ष रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन के भीतर संयोजक का पद सबसे महत्वपूर्ण होगा। सीट बंटवारे से लेकर मैनिफेस्टो फाइनल करने की जिम्मेदारी संयोजक पर ही होगी। राहुल गांधी ने अप्रैल में ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का भरोसा दिया था और इसी के बाद नीतीश ने सभी को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। राहुल गांधी ने नीतीश को यह भी भरोसा दिया था कि कांग्रेस को जो त्याग करना पड़ेगा वो करने के लिए पार्टी तैयार है। शरद पवार नीतीश कुमार को खुलकर खुद से बेहतरीन दावेदार बता चुके हैं। गठबंधन में नीतीश कुमार के बाद पवार ही सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि पवार महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी नीतीश कुमार के पक्ष में हैं। नीतीश जब बीजेपी से अलग हुए थे तब येचुरी ही सबसे पहले उन्हें फोन लगाकर बधाई देने वाले शख्स थे। येचुरी नीतीश के सहारे बंगाल में लोकसभा की सीट भी पाना चाहते हैं। सीपीआई के डी राजा नीतीश के पक्ष में खड़े होकर बिहार में अपनी पार्टी के जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। 1990 के दशक में बिहार में सीपीआई का मजबूत जनाधार था। गठबंधन के भीतर कई आम आदमी पार्टी को लेकर असहज हैं, लेकिन नीतीश की पैरवी की वजह से केजरीवाल गठबंधन में शामिल हैं। केजरीवाल भी नीतीश के सहारे गठबंधन में शामिल। शिवसेना, तृणमूल, सपा जैसे बड़े दल अभी पशोपेश में हैं। इसमें से अधिकांश दलों की मांग है कि राज्य स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए और सीट बंटवारे का विवाद सुलझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का माया नगरी में मजमा लगा है। 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में एनडीए को 2024 चुनाव में हराने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में गठबंधन के नेता पीएम फेस और सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है। नीतीश कुमार ने 1-to-1 का फॉर्मूला सुझाया था, लेकिन सारा मामला इसी 1-to-1 पर आकर अटका हुआ है। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि कई पार्टियां चाहती हैं कि पहले सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया जाए। विपक्षी दलों ने ऐसी 450 सीटें चिन्हित कर ली हैं जहां साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक फॉर्मूला काफी तेजी से सामने आया है, जिसके मुताबिक जो पार्टी जितनी सीटों पर 2019 में जीती थी उन्हें वो सीटें दी जाएं, साथ ही जिन सीटों पर पार्टियां रनर अप रहीं वो सीटें भी उसी को दे दी जाएं। वैसे तो ये फॉर्मूला सबको बेहतर दिखता है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर सीटें बटेंगी तो अरविंद केजरीवाल के हिस्से दिल्ली और पंजाब को मिलाकर कुल 3 सीटें ही आएंगी। महबूबा मुफ्ती मुफ्त में ही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होती रही हैं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी। लेफ्ट पार्टियां बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन इस हिसाब से उनको बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार 16 सीटों की जीत के साथ 17 पर सिमट जाएंगे और बिना किसी सीट जीते लालू यादव के हिस्से 19 सीटें आ जाएंगी। महाराष्ट्र की सारी सीटें करीब करीब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बंट जाएंगी और कांग्रेस के हाथ गिनती की 2-4 सीटें ही आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के हिस्से 250 से ज्यादा सीटें आएंगी। फॉर्मूले को लेकर यह भी कहा जा रहा है इसके लिए विपक्षी दल 2019 के चुनाव परिणाम को आधार बनाकर रनर अप फॉर्मूले पर बढ़ने की बात चल रही है। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस ने 422 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 19.7% वोट शेयर्स के साथ 52 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के उम्मीदवार 209 सीटों पर दूसरे और 99 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। रनर अप फॉर्मूला अगर सीट बंटवारे का आधार बनता है तो कांग्रेस के हिस्से में 261 सीटें आएंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं। टीएमसी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे और 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह टीएमसी के हिस्से गठबंधन में 41 सीटें आएंगी। यूपी की समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 31 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। सपा को इस फॉर्मूले के तहत 36 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें जीती और 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रही। लालू प्रसाद की आरजेडी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस फॉर्मूले पर अगर सीट शेयरिंग की बात आती है तो 16 सांसदों वाली जेडीयू को 17 और 0 सांसदों वाली आरजेडी को 19 सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव में शिवसेना तब पार्टी एकजुट थी कि 18 उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 15 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर थी। इस तरह देखें तो रनर अप फॉर्मूले के तहत शिवसेना की 21 और एनसीपी की 20 सीटों पर दावेदारी बनती है।
डीएमके को 23, सीपीआईएम को 16, सीपीआई को 6, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आईयूएमएल नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3-3, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को एक भी सीट मिल पाना मुश्किल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों की बैठक के पहले ममता बनर्जी और कांग्रेस ने बड़ा खेला कर दिया, जिससे लेफ्ट पार्टियों में खलबली मच गई है। बंगाल में सीपीएम ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। इसी वजह से मुंबई रवाना होने से पहले दिल्ली में सुबह सवेरे राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की गोपनीय बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक इतने गुप्त तरीके से आयोजित की गई कि न तो कांग्रेस और न ही टीएमसी के किसी दूसरे नेता को यह पता लगा कि कोई बैठक होने जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विपक्षी दलों की मुंबई बैठक से पहले रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सुबह दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक की। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतों के 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन बनाने के बाद ये पहली बार है कि अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी ने आमने सामने कोई बैठक की हो। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति कोई नया रुख अपना सकते हैं। कांग्रेस के लिए लेफ्ट से ज्यादा जरूरी ममता बनर्जी का साथ है। वजह ये कि केरल में लेफ्ट पार्टियां समझौता नहीं करना चाहती हैं, जबकि सीट शेयरिंग का जो रनर अप फॉर्मूला तय किया गया है उसके हिसाब से लेफ्ट को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों को गले लगाए बैठना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा नहीं माना जा रहा, क्योंकि कई राज्यों में लेफ्ट की दावेदारी कांग्रेस की सीटों पर है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट को किनारे लगाकर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकती है। राहुल और अभिषेक की इस बैठक को राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बातचीत के बाद राहुल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कर्नाटक रवाना हो गए। एक टीएमसी नेता ने कहा कि हम इस पर सटीक बयान नहीं दे सकते कि दोनों नेताओं ने क्या चर्चा की होगी या वे निजी तौर पर क्यों मिले थे। हालांकि दोनों गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई में मौजूद रहेंगे, जब गठबंधन के साझेदार मिलेंगे। हालांकि बैठक को लेकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने 2024 के चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर कोलकाता मुंबई उड़ान में सवार हुई। अभिषेक एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन टीएमसी में किसी को नहीं पता था कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्यों जा रहे हैं। ये बैठक कांग्रेस की बंगाल यूनिट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य में टीएमसी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी के सहयोगी बनने में संभावना पर अब तक चुप्पी साधी हुई है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से केवल 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि टीएमसी के 23 और बीजेपी के 17 सांसद हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने बताया कि ऐसे समय में जब सभी विपक्षी दल देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए एक साथ आए हैं, 2 नेताओं के बीच बैठक जो अपनी अपनी पार्टियों में दूसरे नंबर पर हैं, वास्तव में महत्वपूर्ण है। 2024 में बीजेपी को बाहर कर दिया जाएगा। सीपीएम ने 34 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया, लेकिन वर्तमान में राज्य से कोई लोकसभा सदस्य और विधायक नहीं है। लेफ्ट पार्टियां भी अलायंस का हिस्सा हैं। सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबई बैठक से ठीक पहले संसद के विशेष सत्र के ऐलान ने विपक्षी गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दलों को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि मोदी सरकार ऐसा कोई कदम उठा सकती है। इसी वजह से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसे ही 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया। लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मन मर्जी से ये लोग संसद चला रहे हैं, ऐसी क्या इमरजेंसी है, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो होना है। उन्होंने कहा कि पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, हो सकता है कि पीएम मोदी की कोई नई सोच होगी, पुरानी इमारत से नई इमारत में जाना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, कोई धमाकेदार कुछ करना, अपना अलग अलग सोच हो सकता है, लेकिन अजीब लगता है। रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव के चलते ये सरकार नया नया कुछ तरीका अपनाएगी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी, तनाव पैदा करने की कोशिश होगी, आम लोगों की तकलीफ का मुद्दा हटाने के लिए ये हर संभव कोशिश ये लोग करेंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हाल खस्ता होने वाला है। राहुल गांधी ने अडानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ये घबराहट में किया गया है। इस तरह के पैनिक में मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये मामले पीएम मोदी के बहुत ही नज़दीक हैं। जब भी अडानी के मामले पर बात करते हैं, पीएम मोदी घबरा जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। दरअसल साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव तय है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार ने अडानी पर नए खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन हम जेपीसी की मांग पर कायम रहेंगे। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संसद का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होनी है। अमृतकाल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर वे आशान्वित हैं। फिलहाल इस सत्र का एजेंडा साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज है। इसके अलावा इस सत्र की जानकारी अभी ही क्यों दी गई जब विपक्ष की मीटिंग हो रही है। सूत्रों का कहना है कि संसद के 5 दिवसीय सत्र में अमृतकाल से जुड़े कुछ प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। 5 ही दिनों का सत्र है, जिसमें ज्यादा विधेयक पारित होने की संभावना नहीं है। फिर भी माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता समेत तमाम मसलों की चर्चा हो सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जिन्हें लेकर विपक्षी दलों में गहरे मतभेद हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि G20 देशों की मीटिंग समाप्त होने के बाद सत्र के एजेंडे पर मुहर लगेगी। इस सत्र में कुछ अहम मुद्दों और कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। संसद सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाती है। इससे पहले राज्यसभा का विशेष सत्र फरवरी 1977 में बुलाया गया था, जब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना था। वहीं यूपीए के शासनकाल में लोकसभा का विशेष सत्र जुलाई 2008 में बुलाया गया था। तब लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।